हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम अध्याय 1 क्लास 6 के इतिहास के अध्याय 1 जो कि JCERT का पुस्तक है, जो कि झारखंड सरकार का पाठ्यक्रम है कक्षा 6 का, उसकी पुस्तक है। तो JCERT ही क्यों, NCERT क्यों नहीं? तो आपको बता दें कि जो झारखंड के छात्र छात्राएं हैं जो कि JSSC, JPSC, JTET जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि झारखंड से रिलेटेड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए JCERT काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा NCERT के कंपेयर से। JCERT में आपका NCERT तो कवर होगा ही, साथ ही इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग से दिए होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिए होते हैं। साथ ही इसमें झारखंड जीके भी कवर होगा, झारखंड का इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कवर होगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस चैप्टर में दिया गया है प्राचीन काल में झारखंड, यानी कि प्राचीन काल में झारखंड, प्राचीन काल में भारत, इन दोनों को कवर करते हुए चलेगा। NCERT को भी कवर करेगा, साथ में झारखंड को उस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे उसको भी कवर करेगा। JCERT को हम इसलिए JCERT आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए इस चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हुए समझते हैं। सबसे स्टार्टिंग में दिया गया है, इतिहास 3 शब्दों यानी इति, ह और आज से मिलकर बना है। इतिहास इति, ह और आज से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ। इतिहास का अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ। आगे दिया हुआ कि हम इतिहास में क्या पढ़ते हैं। बीते दिनों के मानवों की कहानी को इतिहास कहा जाता है। बीते दिनों के मानवों की कहानी को इतिहास कहा जाता है। वर्तमान को समझने के लिए इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हमारे पूर्वज का जीवन कैसा था, उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उनका हल वे कैसे निकालते थे। अतीत में लोग कहाँ रहते थे, वे लोग क्या खाते थे, उनका पहनावा कैसा था, उनके घर की बनावट कैसी थी। उस समय के शासक अतिरिक्त व्यापारी, कारीगर, किसान, पुरोहित, मजदूर सभी समाज के महत्वपूर्ण अंग होते थे। यानी कि इसमें बता रहा है कि हम इतिहास में पुराने समय के लोग कैसे रहा करते थे, किस प्रकार से क्या खाते थे, किस प्रकार से शासन प्रणाली थी, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। उनके विषय में जाने बिना यहाँ कह रहा है कि अगर हम व्यापारी, कारीगर, किसान, पुरोहित, मजदूर इन सब के जाने बिना उस समाज के सही ढंग से नहीं समझ सकते। इसमें कह रहा है कि यहाँ पे बता रहा है कि केवल प्रशासक के बारे में जानकारी के आधार पर हम उस समय के समाज की स्थिति को नहीं जान सकते हैं। हमें उस समय के व्यापारी, कारीगर, किसान, पुरोहित, मजदूर यानी छोटे तबके से लेकर ऊपर तबके तक के सभी के बारे में जानकारी होने पर हम उस समाज की सही आकलन कर सकते हैं, उस समाज की सही स्थिति को जान सकते हैं। इतिहास हमें बताता है। इसलिए इतिहास में अब समाज के केवल उच्च वर्गों का नहीं बल्कि निचले स्तर के लोगों के कार्यों और रुचियों को भी जानने का प्रयास किया जाता है। इसमें ज्यादातर तारीखें, घटनाओं, विशेषकर राजनीतिक घटनाओं की भरमार रहती थी। जो पहले के इतिहास होते थे उसमें केवल राजनीतिक घटनाओं की भरमार होती थी, लेकिन अब इतिहास में जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इतिहास के जानकार को इतिहासकार कहा जाता है। तो अब ही समझ में आ गया होगा कि इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि क्यों आवश्यक है इतिहास का ज्ञान। अभी हम लोग जाने कि इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं, मगर अब बता रहा है कि इतिहास क्यों आवश्यक है। इतिहास पढ़ना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। धरती पर मानव जीवन का अस्तित्व कई लाख वर्ष से है। हम अपने वर्तमान का अध्ययन अतीत के ज्ञान के बिना नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं। इतिहास से सबक लेकर हम अपने वर्तमान को बेहतर कर सकते हैं। अतः इतिहास अतीत को समझने का प्रयास है। यहाँ कह रहा है कि इतिहास को जानकर हम अपने वर्तमान को अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि इतिहास में कोई गलती हुआ तो उसको किस प्रकार से सुधारा गया या उसके कौन सा परिणाम हुए, इन सब को समझ के हम अपने वर्तमान को सही कर सकते हैं। इतिहास में हम न सिर्फ अपने देश के बारे में पढ़ते हैं बल्कि दुनिया के अन्य देशों के बारे में भी पढ़ते हैं और उनकी संस्कृति से परिचित होते हैं। महान लोगों की जीवनी और उनकी शिक्षाओं को पढ़कर उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इसमें बता रहा है कि इतिहास में केवल हम अपने देश के बारे में नहीं पढ़ते, विश्व के अन्य देशों के बारे में भी पढ़ते हैं और उनकी संस्कृतियों को भी जानते हैं। साथ ही हम महान पुरुषों के बारे में पढ़ते हैं और उनके द्वारा दिए गए शिक्षाओं को पढ़कर प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इसलिए इतिहास पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। इन सभी के बाद इसमें कुछ विशेष स्थल के द्वारा कुछ जानकारियां दी गई, जैसे कि बताया गया है नर्मदा नदी घाटी।
नर्मदा नदी घाटी के बारे में कहा गया कि कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों को यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों को आखेट या शिकार किया करते थे। ये जो नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र में रहने वाले लोग थे वो आखेटक थे। और जो सुलेमान तथा किरथर पहाड़िया क्षेत्र, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पे जौ तथा गेहूं जैसे फसलों का उपजाना सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। फिर आगे विंध्य पहाड़ियों के बारे में बताया गया कि इसमें बोला गया कि जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। जो वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे जहाँ पे सबसे पहले चावल को उपजाया गया था। आगे दिया गया है देश का नाम। देश का नाम के बारे में बताया गया, अपने देश के लिए हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडिया शब्द है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जो इंडिया शब्द है वो किससे निकला है, कौन से वर्ड से निकला है, तो वह इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो आपको याद रखना कि भारत के लिए सबसे पहले ईरानियों और यूनानियों ने इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। भारत शब्द का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका इस्तेमाल देश के लिए होने लगा। अरबों ने इस धरती को अल हिंद कहा और तुर्कों ने हिंदुस्तान कहा के पुकारा। तो यहाँ पे दिया गया है कि किनके द्वारा देश भारत है उसको किस किस नाम से जाना गया। तो ईरानियों और यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। भारत शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरबों ने इस धरती को अल हिंद कहा और तुर्कों ने हिंदुस्तान कहा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इंडिया शब्द का प्रयोग ईरानियों और यूनानियों ने किया। ऋग्वेद में भारत शब्द का प्रयोग मिलता है और अरबों ने अल हिंद का प्रयोग किया और तुर्कों ने हिंदुस्तान का कहकर पुकारा। यहाँ पे तो देश के बारे में, इंडिया के बारे में है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वर्तमान झारखंड के भी बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि वर्तमान झारखंड का नाम भी प्राचीन काल में परिवर्तित होता रहा है। विभिन्न ग्रंथों में झारखंड का उल्लेख मिलता है। इस क्षेत्र का उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड प्रदेश कहा जाता था। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड का उल्लेख पुंड प्रदेश से मिलता है। वायु पुराण में मुरंड से, विष्णु पुराण में मुंड से, भागवत पुराण में किकट प्रदेश से, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरिक देश व पशुभूमि कहा गया है। तो आपको याद रखना है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड प्रदेश, वायु पुराण में मुरंड, विष्णु पुराण में मुंड, भागवत पुराण में किकिट प्रदेश, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरिक देश और पशुभूमि कहा गया है। तो झारखंड का उल्लेख के बारे में अगर पूछा जाएगा कि झारखंड को किस काल में किस नाम से पुकारा गया, तो इसमें प्राचीन काल का अगर जिक्र आएगा तो यही इंपॉर्टेंट होगा, यही होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड प्रदेश, वायु पुराण में मुरंड, विष्णु पुराण में मुंड, भागवत पुराण में किकिट प्रदेश और महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरिक देश या पशुभूमि कहा गया है। आगे बात हुआ भारतीय उपमहाद्वीप। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो आपको पता होना चाहिए, काफी बेसिक पॉइंट है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। दक्षिण एशिया की विशालता और एशिया महाद्वीप के शेष भाग से समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों के द्वारा पृथक होने के कारण उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। क्योंकि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश भारत है, अतः इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसके अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि सम्मिलित है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि देश सम्मिलित है। आगे दिया गया है काल निर्धारण। काल के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और आद ऐतिहासिक काल 3 कालखंडों में बांटा गया है।
इसमें कहा गया कि लिखने की कला सीखने से पहले भी मानव लाखों वर्ष तक इस धरती पर रह चुका था। जिस काल में मनुष्यों का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। जिस काल में मनुष्यों का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। बाद में मानवों ने लिखना सीखा। मानव की प्रगति की कहानी उस भाग को इतिहास कहते हैं और जिसके लिखित विवरण मिलते हैं। मतलब जिस काल में हमें मानव इतिहास के लिखित विवरण मिलते हैं उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और आद ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो आप समझिए, प्रागैतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिस काल में मानव के लिखित साक्ष्य के प्रमाण नहीं मिले हैं। संभवतः कहा जा सकता है कि उस समय क्या मानव लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लिपि का विकास नहीं हुआ था, लेखन प्रणाली का विकास नहीं हुआ था। आदि ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिस काल में तो लिपि का यानी लेखन प्रणाली का विकास हो गया था परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिस समय लेखन प्रणाली का विकास हो गया है और उसके लिखित साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं और उसे पढ़ा भी जा सका है, तो उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो काल निर्धारण आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है अतीत की जानकारी। हमें अतीत की जानकारी कैसे प्राप्त होती है? अतीत को जानने के लिए कई माध्यम हैं जिसकी सहायता से हम हजारों साल पहले की बातों को जान सकते हैं। पुस्तक एक प्रमुख माध्यम है। यहाँ पे बोला गया पुस्तक एक प्रमुख माध्यम है। उस जमाने में आज की तरह प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, इसीलिए इन पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था। पुस्तकों को उस समय प्राचीन काल में पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था जिसे पांडुलिपि के नाम से जानते हैं। तो पांडुलिपि क्या हो गया? जो हाथ से लिखी हुई पुस्तकें उनको पांडुलिपि कहा जाता है। पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए पांडुलिपि जो हाथ से लिखी पुस्तकें हैं उनको पांडुलिपि कहा जाता है और इसे इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पांडुलिपि जो प्राचीन काल के हाथ से लिखी हुई पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है, उसे इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। जो लैटिन शब्द मेन्यूस से बना है जिसका अर्थ है हाथ, जिसका अर्थ होता है हाथ। ये पांडुलिपि प्राय तार पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल में विशेष रूप से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो ये जो पांडुलिपियां हैं ये दो तरह के पत्रों में, तार पत्रों में और भोजपत्रों में लिखी मिलती है। तो भोजपत्र के बारे में कहा गया कि हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से ये तैयार किया जाता था भोजपत्र। तो पांडुलिपि के बारे में कहा गया, पांडुलिपि जो हाथ से लिखी हुई पुस्तक जिसे इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपि तारपत्रों या भोजपत्रों में लिखा मिलता है। आगे बता रहा है कि इतने वर्षों में कई पांडुलिपियां नष्ट हो गई, फिर भी कुछ पांडुलिपियां आज भी सुरक्षित है। इतिहास की जानकारी के लिए पुस्तकें एक सशक्त माध्यम है। वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। उपनिषद, महाकाव्य जैसे रामायण एवं महाभारत, पुराण, बौद्ध एवं जैन धार्मिक साहित्य से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों, राजाओं की जिंदगी और सिद्धियों पर भी चर्चा मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र व कश्मीर कवि कल्हण की राजनीति तरंगिणी जैसे गैर धार्मिक पुस्तकों से भी भारतीय इतिहास को समझने में आसानी होती है। कई विदेशी लेखकों ने भी भारतीय इतिहास के बारे में लिखा है। तो यहाँ पे दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य की रचना थी अर्थशास्त्र, और कश्मीर के कवि कल्हण की रचना थी राजतरंगिणी। तो ये दो इंपॉर्टेंट है। चाणक्य की रचना थी अर्थशास्त्र जो कि राजनीति पे लिखी गई पुस्तक थी, और कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी जिसमें कि कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। ये दो इंपॉर्टेंट पुस्तक के बारे में जिक्र किया गया है। उसके बाद गए इन जो ये चाणक्य के अर्थशास्त्र और कल्हण के राजतरंगिणी ये गैर धार्मिक पुस्तक है। इससे पहले जिसका जिक्र किया गया जैसे कि वेद, पुराण, बौद्ध एवं जैन धार्मिक साहित्य, ये धार्मिक साहित्य का जिक्र हुआ पहले, धार्मिक साहित्य, और ये जो जिक्र हुआ ये गैर धार्मिक साहित्य हुए। धार्मिक और गैर धार्मिक साहित्य के अलावा विदेशी लेखकों से भी भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। विदेशी लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों से भी भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पे कहा गया कि प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में ज्यादातर जानकारी हमें पुरातत्व विभाग द्वारा जुटाए गए सबूतों से मिलती है। प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। जो प्राचीन काल में जो अवशेष बचे हैं, उस समय के घर, अभिलेख, सिक्के, पत्थर, ये सब के जो अवशेष बचे हैं उनसे जुटाए गए सबूतों से हमें ज्यादातर इतिहास की जानकारी मिलती है। और प्राचीन काल के अवशेषों को अध्ययन को क्या बोला जाता है? पुरातत्व विज्ञान बोला जाता है। इन अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। अवशेषों में स्मारक, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर तथा धातु के औजार, प्रतिमाएं तथा अन्य प्रकार की चीजें शामिल हैं। तो ये हुई कि इतिहास के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। अब
यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, आप देख सकते हैं। यूनान के प्राचीन लेखक हेरोडोटस, यूनान के लेखक थे हेरोडोटस, को इतिहास का पिता कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इतिहास का पिता किन्हें कहा जाता है, तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। उसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है। अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है। तो आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है कि अशोक के उत्कीर्ण लेखों को सबसे प्राचीन माना जाता है। अशोक के उत्कीर्ण लेखों को सबसे प्राचीन माना जाता है। उसके अभिलेख ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरामेइक लिपि में है। उसके जो अभिलेख है ब्राह्मी, खरोष्टी और अरामेइक लिपि में मिले हैं। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रीसेप ने पढ़ने में सफलता हासिल की थी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, तो जेम्स प्रीसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी 1837 ईस्वी में। अशोक के अभिलेख ब्राह्मणी, खरोष्टी और अरामेइक लिपि में मिले हैं। आगे बताया गया है कि स्मारक में प्राचीन इमारतें, मंदिर व मूर्तियां आती है। स्मारक के अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मंदिर व मूर्तियां आती है। इनसे विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। शिलाओं, खंभों, पत्थरों की दीवारों या मिट्टी तथा पत्थर के छोटे फलकों पर उकेरे गए लेखों भी हमारी जानकारी के महत्वपूर्ण माध्यम है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। जो शिलाओं, खंभों, पत्थर की दीवारों या मिट्टी तथा पत्थर के छोटे फलकों पर उकेरे गए लेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एपिग्राफी किसे कहते हैं। लिखने की सबसे प्राचीन प्रणाली हड़प्पा की मुद्राओं में पाई जाती है। लिखने की सबसे प्राचीन प्रणाली हड़प्पा के मुद्राओं में पाई जाती है, लेकिन उसे पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। जो हड़प्पा की जो लेखन प्रणाली है उसे पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। सिक्के भी ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत हैं। प्राचीन काल में चांदी, सोने व तांबे के सिक्के प्रचलन में थे। इसमें बताया गया कि प्राचीन काल में सोने, चांदी, तांबे के सिक्के प्रचलन में थे। देश में पहली बार लिखित स्वर्ण के सिक्के हिंद यवनों ने चलाए थे। काफी इंपॉर्टेंट है कि देश में सबसे पहली बार लिखित स्वर्ण के सिक्के किनके द्वारा चलाया गया था, तो हिंद यवनों के द्वारा चलाया गया था। हस्तलिपियां भी प्राचीन काल की जानकारी का एक स्रोत है। हस्तलिपि भी पाली और प्राकृतिक भाषाएं अब हमारे देश में कम बोली जाती है। कई किताबें संस्कृत और अरबी भाषा में है। दक्षिण भारत में बोली जाने वाली तमिल भाषा में भी काफी पुराना साहित्य मिलता है। आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, अर्थात मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स यानी मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। दक्षिण भारत में अरिकमेंडू, यहाँ पे देखिए कि अरिकमेंडू ये किसका पुराना नाम है, पुडुचेरी का पुराना नाम है। पुडुचेरी का पुराना नाम क्या है, अरिकमेडू। ये छोटे छोटे पॉइंट एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं कि पुडुचेरी का पुराना नाम क्या है, तो अरिकमेडू नामक स्थान की खुदाई में रोमन सिक्के मिले हैं। अरिकमेडू नामक स्थान की खुदाई में रोमन सिक्के मिले, जिससे प्राचीन काल में रोम तथा दक्षिण भारत के बीच व्यापारिक संबंध का पता चलता है। इन जो सिक्के मिले हैं अरिकमेडू पुडुचेरी से, जिससे कि प्राचीन काल में रोम तथा दक्षिण भारत के बीच व्यापारिक संबंध का पता चलता है। आगे है प्राचीन काल में झारखंड। प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर यानी कि वर्तमान झारखंड घनघोर जंगलों से घिरा था। भौगोलिक स्थिति से इस क्षेत्र को काफी लाभ मिला। गुप्त वंश के शासकों और गौर शासक शशांक को छोड़कर प्राचीन भारत के किसी राजवंश ने इस क्षेत्र में अधिक समय तक शासन नहीं किया। यहाँ पे दो शासकों के बारे में, गुप्त वंश के शासकों को और गौर शासक शशांक के बारे में कहा गया कि इन दोनों को छोड़कर प्राचीन भारत के किसी भी राजवंश ने झारखंड क्षेत्र में ज्यादा समय तक शासन नहीं किया। झारखंड के विभिन्न जिलों में पाषाणकालीन औजार व उपकरण बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए। झारखंड के विभिन्न जिलों में पाषाणकालीन औजार व उपकरण बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए। पुरातत्वविदों के अनुसार झारखंड में आदि काल में मानव रहते आए हैं। हजारीबाग जिले के इस्को में एक समतल शिलाखंड पर प्रागैतिहासिक मानव द्वारा लिखी गई चित्रकारी का नमूना प्राप्त हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हजारीबाग जिले के इस्को नामक स्थान से समतल शिलाखंड पर प्रागैतिहासिक मानव द्वारा की गई चित्रकारी का नमूना प्राप्त हुआ है। तो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि झारखंड के किस क्षेत्र से प्राचीन काल के चित्रकारी का नमूना प्राप्त हुआ है, तो किस क्षेत्र से हुआ है, तो इस्को से हुआ है। कई स्थलों से कुल्हाड़ी, फलक, वेधनी, खुरचनी, वेधक, तचनी आदि पत्थर निर्मित हथियार प्राप्त हुए। तो इन सब साक्ष्यों से यह प्रमाणित होता है कि झारखंड में पूरा पाषाण काल से ही लोग रहा करते थे।
आगे छोटा नागपुर में असुर जनजाति को सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। तो छोटा नागपुर में असुर जनजाति को सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। तो ये भी नोट डाउन करने वाला पॉइंट है, असुर जनजाति को सबसे पुराना जनजाति माना जाता है। यहाँ उसके समय की ईंटें पाई गई है जिसकी लंबाई 17 इंच, चौड़ाई 10 इंच तथा मोटाई 3 इंच है। जो असुर जनजाति के समय की जो ईंटें पाई गई है उसकी लंबाई 17 इंच, चौड़ाई 10 इंच और मोटाई 3 इंच है। ये प्रागैतिहासिक असुर सभ्यता एक ही कोटि की थी। जो प्रागैतिहासिक असुर सभ्यता है वो एक ही कोटि की थी। रांची गजेटियर 1917 ईस्वी में असुरकालीन बहुत से अवशेष के आधार पर यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है कि मुंडा, उरांव आदि जातियों के आगमन के पूर्व इस क्षेत्र में एक भिन्न सभ्यता विकसित थी। जो इन जातियां हैं मुंडा, उरांव आदि जनजातियों के आने से पूर्व ही इस क्षेत्र में एक भिन्न सभ्यता थी। संभव है यह सभ्यता असुर जनजाति की रही होगी। संभवतः यह माना जाता है कि यह सभ्यता असुर जनजाति की रही होगी। प्राचीन काल में झारखंड से होकर वर्तमान उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक अनेक रास्ते थे। उन मार्गों से सेना, व्यापारी तथा तीर्थयात्री गुजरते थे। आगे इतिहास और तिथियां के बारे में दिया गया। इसमें काफी बेसिक पॉइंट दिया गया है। बोला गया है कि एडी जो अभी प्रचलित है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर भी कहा जाता है, यह ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है। जो ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्षों को एडी या ईसवी कहा जाता है, जिसमें एडी का फुल फॉर्म हो गया एनो डोमिनी, और ईसा मसीह के जन्म से पहले वर्षों को बीसी या ईसा पूर्व कहा जाता है। ये बीसी का मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। एडी का मतलब हो गया एनो डोमिनी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्षों के लिए। तो जैसे कि ईसा से 5 एडी या 5 ईस्वी लिखा जाता है तो इसका अर्थ हुआ कि ईसा मसीह के 5 वर्ष बाद, और 5 बीसी लिखा गया तो इसका मतलब हो गया कि ईसा मसीह के 5 वर्ष पहले, ईसा मसीह के जन्म के 5 वर्ष पहले पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के 5 वर्ष पूर्व की बात कही जा रही है। कहीं कहीं एडी की जगह में सीई का प्रयोग होता है और बीसी की जगह में बीसीई का प्रयोग होता है। तो सी हो गया कॉमन ईरा और बीसी हो गया बिफोर कॉमन ईरा। तो ये काफी बेसिक पॉइंट बताई गई थी जिसे हमने शॉर्ट में बता दिया है आपको। तो दोस्तों ये था झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही पुस्तक कक्षा 6 का इतिहास के पहला चैप्टर। अगर इसका पीडीएफ आपको प्राप्त करना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आपको यह वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।